आज है 2 अक्टूबर गुरुवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा, यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हरकारा में हम बात करेंगे मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की, जहां बाहरी मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उधर बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है, जिसमें एक मुस्लिम नेता के पैर में गोली मारने की खबर है। जानेंगे कि नफरती भाषण देने वाली लेडी गोसे पर अब हत्या का आरोप क्यों लगा है। साथ ही बिहार से आई चौंकाने वाली रिपोर्ट पर भी नजर डालेंगे, जहां आबादी तो बढ़ी, लेकिन वोटर लिस्ट से लाखों नाम गायब हो गए। और पड़ताल करेंगे कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। इसके अलावा भी देश दुनिया की कई और अहम खबरें होंगी आज के हरकारा में। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में अब बाहर से आने वाले मुस्लिमों को आधार कार्ड दिखाकर ही प्रवेश दिया जा रहा है। इस पाबंदी की वजह से मुस्लिम समुदाय में अपमान और चिंता का माहौल है। स्थानीय निवासी मकसूद अली का कहना है कि अपनी ही मस्जिद जाना अब एक अपमानजनक अनुभव बन गया है। ये तनाव 2020 में शुरू हुआ था, जब हिंदू याचिकाकर्ताओं ने एक मुकदमा दायर किया। उनका दावा था कि ईदगाह मस्जिद हिंदू देवता कृष्ण के जन्मस्थान पर बने मंदिर के ऊपर बनाई गई है। पिछले कुछ महीनों से इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले के प्रक्रियागत पहलुओं पर सुनवाई कर रहा है, न कि मालिकाना हक के दावों पर। अदालत ने कई मुकदमों को एक साथ मिला दिया है और राधा रानी को पक्षकार बनाने की याचिका खारिज कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के किसी भी तरह के सवे पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने कार्यवाही को बार बार स्थगित किया है, जिससे मालिकाना हक, पूजा के अधिकार और पूजा स्थल अधिनियम जैसे अहम सवाल अनसुलझे हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होनी है। इस बीच तानुशी आसवानी की रिपोर्ट बताती है कि मस्जिद में लगाए गए प्रवेश प्रतिबंधों ने स्थानीय मुस्लिम समुदाय की पीड़ा को और बढ़ा दिया है। जो लोग मथुरा के स्थानीय नहीं हैं, उन्हें मस्जिद में प्रवेश नहीं दिया जाता, भले ही उनका पुश्तैनी घर मथुरा में ही क्यों न हो। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के जिलाध्यक्ष ताजीम के पैर में गोली मार दी। इस घटना को एक कथित न्यायेतर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। यह मामला आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर पिछले हफ्ते बरेली में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद हुई सरकारी कार्रवाई का हिस्सा है। मकतूब मीडिया के लिए गजाला अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में एक टीम ताजीम को गिरफ्तार करने गई थी। ऑपरेशन के दौरान ताजीम ने कथित तौर पर देसी पिस्तौल से पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस के अनुसार जवाबी कार्रवाई में उन्होंने ताजीम के पैर में गोली मार दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानुष पारीक ने बताया, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान आरोपी ने देसी पिस्तौल से पुलिस टीम पर गोली चलाई। हमारी टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिससे वो पैर में घायल हो गया। ताजीम पुलिस हिरासत में इलाज करा रहा है और उसे आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान का करीबी माना जाता है। पारीक ने बताया कि ताजीम पर पहले यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और वो गोहत्या से जुड़े एक मामले में भी शामिल था। मौलाना तौकीर रजा खान को शनिवार को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ताजीम की गिरफ्तारी के साथ ही आईएमसी नेतृत्व पर कार्रवाई तेज हो गई है। उसके अलावा 17 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे इस मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 73 हो गई है। बरेली में हिंसा आई लव मोहम्मद पोस्टरों को लेकर भड़की थी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस पर आरोप है कि वे मुस्लिम युवकों और नाबालिगों को बिना किसी सूचना के उनके घरों से उठा रहे हैं। साथ ही मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने और उन्हें जब्त करने के भी आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है, जबकि विपक्षी दलों और मानवाधिकार समूहों ने इसे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर की जा रही सामूहिक सजा बताया है। बरेली के प्रभावशाली आला हजरत परिवार ने मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी के बाद मुसलमानों के खिलाफ हो रही पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। परिवार ने आरोप लगाया है कि निर्दोष मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें सामूहिक सजा दी जा रही है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार तौकीर रजा के बड़े भाई मौलाना तौसीफ रजा खान ने एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने पुलिस पर झूठे मामले दर्ज करने और मनगढ़ंत आरोप लगाकर लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर मुसलमानों पर अत्याचार नहीं रोके तो परिवार
ठोस कदम उठाने पर मजबूर होगा। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने मस्जिदों पर छापे मारे, इमामों को परेशान किया और कुछ जगहों पर लोगों को नमाज पढ़ने से भी रोका। तौसीफ रजा ने इसे मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस की बर्बरता ने न सिर्फ बरेली में, बल्कि देश और विदेश के लाखों सुन्नी मुसलमानों में बेचैनी पैदा कर दी है। परिवार ने मांग की है कि मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तुरंत रोक लगाई जाए, झूठे मामले वापस लिए जाएं और बुलडोजर की कार्रवाई बंद हो। उनका कहना है कि अगर तौकीर रजा को शांति से अपना ज्ञापन सौंपने दिया जाता, तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडे को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी हाथरस में एक बाइक शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या के सिलसिले में हुई है। इस मामले में मुख्य आरोपी अशोक पांडे की पत्नी और हिंदू महासभा की महासचिव पूजा शकुन पांडे हैं, जो फिलहाल फरार हैं। द वायर के लिए अलीशान जाफरी की रिपोर्ट के अनुसार 26 सितंबर को अभिषेक गुप्ता, उनके पिता और चचेरे भाई ने अपना शोरूम बंद किया और बस का इंतजार कर रहे थे। तभी बाइक पर आए दो लोगों ने अभिषेक को रोका और गोली मारकर फरार हो गए। अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने एक कथित शूटर, फजल नाम के वेल्डर को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच के मुताबिक पूजा शकुन पांडे और उनके पति ने अगस्त और सितंबर के बीच शूटर को 39 बार फोन किया था। पूजा शकुन पांडे को साध्वी अन्नपूर्णा या लेडी गोसे के नाम से भी जाना जाता है। वह अक्सर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले नफरती भाषणों के लिए सुर्खियों में रहती हैं। 2021 में हरिद्वार की धर्म संसद में, जहां मुस्लिम नरसंहार का खुला आह्वान किया गया था, पूजा ने भी हथियार उठाने और नरसंहार के लिए उकसाया था। अभिषेक के भाई आशीष ने द वायर को बताया कि उन्हें पिछले 2 सालों से अभिषेक और पूजा शकुन के बीच रिश्ते का शक था। हाल के महीनों में अभिषेक ने पूजा से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। आशीष का आरोप है, मेरे भाई की हत्या वासना और लालच की वजह से हुई। आशीष ने यह भी आरोप लगाया कि पूजा ने निजी तौर पर कबूल किया था कि वो सुर्खियों और टीआरपी के लिए मुसलमानों को निशाना बनाती है। चुनाव आयोग का नारा है, कोई भी पात्र मतदाता न छूटे, लेकिन चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स के बाद राज्य की वोटर लिस्ट बढ़ी नहीं, बल्कि घट गई है। द वायर के लिए पवन कोरेडा की रिपोर्ट के अनुसार, जब चुनाव आयोग के आंकड़ों का विश्लेषण सरकारी जनसंख्या अनुमानों से किया जाता है, तो पता चलता है कि बिहार में लगभग 83 लाख लोगों का लोकतांत्रिक घाटा है, यानी इतने पात्र लोग वोटर लिस्ट में नहीं हैं। आंकड़ों को समझे तो जुलाई 2025 में बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की अनुमानित आबादी 8.18 करोड़ थी। लेकिन 24 जून को जब सर्च शुरू हुआ, तब वोटर लिस्ट में 7.89 करोड़ नाम थे, यानी से पहले ही 29 लाख का अंतर था। 2025 के दौरान बिहार में करीब 27.50 लाख लोगों को 18 साल का होना था। इस हिसाब से वोटर लिस्ट बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 30 सितंबर को जारी अंतिम वोटर लिस्ट में सिर्फ 7.42 करोड़ मतदाता हैं, यानी वोटर लिस्ट में 47 लाख नामों की कमी आई है। इस तरह पात्र वयस्कों की कुल संख्या और अंतिम वोटर लिस्ट के बीच का अंतर लगभग 83 लाख है। 27 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर राजनीति विज्ञानी क्रिस्टोफ जैफरलो ने द वायर से बात की। उन्होंने कहा कि आरएसएस की 100 साल की यात्रा एक सफलता की कहानी है। इसका कारण यह था कि यह संगठन किसी एक नेता पर निर्भर नहीं था और इसका मकसद समाज पर कब्जा करना था, न कि सिर्फ सत्ता पर। जैफरलो के लिए जेपी आंदोलन एक अहम मोड़ था, जब जनसंघ को मुख्यधारा की राजनीति में जगह मिली। अयोध्या आंदोलन के जरिए आरएसएस ने हिंदू वोट बैंक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। फांसीवाद से तुलना पर जैफरलो ने कहा कि आरएसएस में नेता पूजा का सिद्धांत नहीं है, इसलिए वो इसे तानाशाही आंदोलन कहेंगे। मोदी युग पर उन्होंने कहा कि यह एक नया अध्याय है। मोदी के इर्द गिर्द एक व्यक्तित्व पंथ बनाया गया है, जो एक तरह के फ्यूहरर सिद्धांत को दिखाता है। मोदी ने एक समानांतर शक्ति संरचना बनाई है जो सीधे मतदाताओं से जुड़ती है, जिससे आरएसएस जैसे संगठनों पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है। यह आरएसएस के लिए एक जोखिम है, क्योंकि एक व्यक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भरता संगठन को कमजोर बना सकती है। जैफरलो ने संघ को एक डीप स्टेट कहा। उनके मुताबिक अगर आरएसएस राजनीतिक सत्ता खो भी दे, तो भी उसने समाज, संस्थानों और लोगों के दिमाग में जो बदलाव किए हैं, उन्हें पलटना बहुत मुश्किल होगा। वरिष्ठ पत्रकार और येल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर सुशांत सिंह ने एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट की आलोचना की है जिसमें उन्होंने भारत की एशिया कप जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की थी। सिंह लिखते हैं कि खेल की जीत को जानबूझकर सैन्य संघर्ष के बराबर मानना खतरनाक है। ऑपरेशन सिंदूर कोई खेल नहीं था,
यह एक सैन्य कार्रवाई थी जिसमें 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए थे, जिनमें 40 नागरिक शामिल थे। कई भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। एक क्रिकेट मैच का जश्न मनाने के लिए इस ऑपरेशन का जिक्र करना असली कुर्बानी और दुख को मामूली बनाना है। सिंह का कहना है कि अब क्रिकेट को भी प्रोपेगेंडा के मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वह इतिहासकार राम गुहा का हवाला देते हैं, जिन्होंने मोदी के पोस्ट को पद के बिल्कुल अयोग्य बताया था। सिंह लिखते हैं कि जब एक परमाणु संपन्न देश का प्रधानमंत्री युद्ध को क्रिकेट मैच की तरह मानता है, तो वो भविष्य के संघर्षों की संभावना को और बढ़ा देता है। उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध और 1971 की जंग का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे तब भी क्रिकेट और युद्ध को अलग रखा गया था। उन्होंने सूर्य कुमार यादव के व्यवहार की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि भारतीय क्रिकेट टीम अब भारत का नहीं, बल्कि बीजेपी की खेल शाखा के रूप में काम करती है। वो सवाल उठाते हैं कि मौजूदा या पूर्व खिलाड़ियों में ज़मीर की आवाज़ें कहाँ हैं। उन्होंने बिशन सिंह बेदी को याद किया, जो हमेशा सिद्धांतों के लिए खड़े हुए। सुशांत सिंह का मानना है कि क्रिकेट का राष्ट्रीय जुनून से राजनीतिक हथियार में बदलना मोदी के भारत में लोकतंत्र के व्यापक पतन को दिखाता है। माओवादी पार्टी के वैचारिक प्रमुख सोनू ने एक नया पत्र जारी कर दावा किया है कि सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने के उनके आह्वान को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन हासिल है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार तेलुगु में लिखा यह पत्र पार्टी के भीतर चल रही खींचतान का नया अध्याय है। सोनू के पहले पत्र की पार्टी के भीतर काफी आलोचना हुई थी और उन्हें गद्दार तक कहा गया था। नया पत्र तेलंगाना राज्य समिति के प्रवक्ता जगन के उस पत्र का जवाब लगता है, जिसमें सशस्त्र संघर्ष जारी रखने की बात कही गई थी। एक खुफिया अधिकारी के मुताबिक सोनू का दावा है कि उन्हें ज्यादातर केंद्रीय समिति के सदस्यों का समर्थन है। इससे माओवादी पार्टी में विभाजन की पुष्टि होती है, जहां एक धड़ा मुख्यधारा में शामिल होने के पक्ष में है। सोनू ने यह भी कहा कि देवूजी के पार्टी महासचिव चुने जाने की खबर सिर्फ एक अफवाह है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप पीने के बाद कई बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई है। सरकार की रोग निगरानी एजेंसी एनसीडीसी ने जांच शुरू कर दी है और सैंपल इकट्ठे किए हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार राज्य दवा प्राधिकरण भी दवा के नमूनों की जांच कर रहे हैं, जिनके नतीजे आने अभी बाकी हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ताओं को शक है कि मौतें जहरीले डायथिलीन ग्लाइकॉल वाले कफ सिरप के कारण हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 6 बच्चों और राजस्थान के सीकर में एक बच्चे की मौत की खबर है। शोक संतप्त परिवारों के अनुसार बच्चों को शुरू में सिर्फ सर्दी खांसी थी, लेकिन जल्द ही उनकी किडनी प्रभावित हो गई। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम ने सिरप के 19 बैचों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका था। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें लाखों लोगों की जान बचाने का श्रेय दिया था। ट्रंप ने क्वांटिको में अमेरिकी सैन्य कमांडरों से बात करते हुए कहा, पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा कि इस आदमी ने लाखों लोगों की जान बचाई क्योंकि उसने युद्ध को होने से बचाया। मुझे बहुत पसंद आया जिस तरह से उन्होंने ये कहा। ये टिप्पणी तब आई जब ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से युद्धविराम कराया था। हालांकि भारत ने इसे युद्धविराम मानने से इनकार किया है और ट्रंप की भूमिका को भी खारिज किया है। लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपने पति की अवैध हिरासत और अपने परिवार पर निगरानी का आरोप लगाया है। वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अपने पत्र में गीतांजलि ने कहा है कि वांगचुक को बिना किसी कारण के हिरासत में लिया गया है और उन्हें अपने पति से बात करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। उन्होंने लिखा है, मेरे पति की अवैध हिरासत के अलावा जिस तरह से राज्य और उसकी एजेंसियां हमारा पीछा कर रही हैं और हमें निगरानी में रखा है, वह निंदनीय है। उन्होंने राष्ट्रपति से वांगचुक की बिना शर्त रिहाई पर विचार करने का आग्रह किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की मां और वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर कमल आर गवई ने स्पष्ट किया है कि वो स्वास्थ्य कारणों से आरएसएस के शताब्दी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। उनका ये स्पष्टीकरण तब आया जब कार्यक्रम से जुड़ा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनका पूरा जीवन अम्बेडकरवादी विचार को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा, हम कहीं भी जाएं, हमारे मूल्यों की मांग है कि हम अपनी आखिरी सांस तक अम्बेडकरवादी विचारधारा को कायम रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि 84 वर्ष की आयु और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वो कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में स्थित एक 3 मंजिला इमारत को सील कर दिया है। यह इमारत दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के दफ्तर के रूप में काम करती थी। ये संपत्ति प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर के नाम पर थी। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि यह सुधार परिवारों की बचत बढ़ाएगा। हालांकि लेखक और कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे ने द वाया में लिखा है कि यह एक उत्सव कम और एक अतिदेय सुधार ज्यादा है। उनके मुताबिक 8 सालों तक भारतीय उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों ने एक जटिल और विकृत टैक्स प्रणाली का बोझ सहा। 2017 में लागू किया गया जीएसटी, जिसे अच्छा और सरल टैक्स कहा गया था, असल में कई स्लैब वाला एक राक्षस साबित हुआ। घी और मक्खन जैसी कई जरूरी चीजें 8 साल तक 12% या 18% के स्लैब में रहीं। अब जो जीएसटी 2.0 लाया गया है, उसमें 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% रखे गए हैं। तेलतुंबडे सवाल उठाते हैं कि अगर यह सुधार अब संभव था, तो पहले क्यों नहीं? वह इसे चुनावी चारा बताते हुए कहते हैं कि सच्चा उत्सव तभी आएगा जब सरकारें नागरिकों को दर्शकों के बजाय भागीदार के रूप में मानेंगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दहेज से जुड़े अपराधों में 2023 में 14% की बढ़ोतरी हुई है। देशभर में 15,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए और 6,100 से ज़्यादा महिलाओं की मौत हुई। पीटीआई के मुताबिक दहेज निषेध अधिनियम के तहत सबसे ज़्यादा 7,151 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। इसके बाद बिहार और कर्नाटक का स्थान रहा। दहेज हत्या के मामलों में भी उत्तर प्रदेश 2,122 मौतों के साथ सबसे ऊपर रहा, जिसके बाद बिहार का स्थान था। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत सिक्योरिटी अकादमिक स्वतंत्रता का एक प्रमुख उदाहरण बन गया है। स्कॉलर्स एट रिस्क नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ने अपनी फ्री टू थिंक 2025 रिपोर्ट में ये बात कही है। द वाया की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में विश्वविद्यालयों और राजनीतिक समूहों ने कैंपस में बोलने की आज़ादी को सीमित कर दिया है। कई विश्वविद्यालय अब विरोध प्रदर्शनों या चर्चाओं के लिए पहले से मंजूरी मांगते हैं। रिपोर्ट में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुई घटनाओं का भी जिक्र है, जो भारतीय विश्वविद्यालयों पर बढ़ते राजनीतिक दबाव को उजागर करती हैं। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी ज़रूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर और ब्लू स्काई पर भी पा सकते हैं। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।